गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट होंगे आपके। पहला जो क्वेश्चन आता है आपका, एट हर फर्स्ट विजिट टू प्री नेटल क्लिनिक ए क्लाइंट टेल द नर्स शी इज एम्बिवेलेंट अबाउट कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी। एक महिला है जो पहली बार विजिट करने आती है प्री नेटल क्लिनिक, मतलब कि पहली बार एंटीनेटल विजिट में आई है वो। एक क्लाइंट टेल द नर्स, और वो पेशेंट को बता रही है, नर्स को बता रही है कि सी इज एम्बिवेलेंट अबाउट कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी, कि वो एक द्वंद्व वाली कंडीशन में। द्वंद्व वाली कंडीशन का मीन समझे आप, कि मैं कह सकता हूँ कि उसके अंदर या उसको टर्मिनेट करे प्रेगनेंसी को या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखे, इस बात का उसके क्या अंदर है, एम्बिवेलेंस जैसी कंडीशन है। वाई डज द नर्स कंक्लूड दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग ए क्राइसिस। क्यों जो है उस पेशेंट को इस तरीके का क्राइसिस जो है डेवलप हो रहा है, किस तरीके से नर्स क्या जो है इसका जो है कंक्लूड करेगी, क्या कंक्लूजन निकालेगी, क्यों है ऐसा, उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे टर्मिनेट कर देना चाहिए या उसे कंटिन्यू करना चाहिए। ये इस तरीके की उसके अंदर एम्बिवेलेंट, मतलब कि दोहरी जो उसके अंदर जो माइंड में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। तो मूड चेंज अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि जो मूड चेंज है वो होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूँ कि प्रेगनेंसी इज ए पीरियड ऑफ चेंज एंड एडजस्टमेंट टू चेंज, कि प्रेगनेंसी जो है एक ऐसा समय होता है जो इसमें चेंजेस होते हैं और एडजस्टमेंट होते हैं उन चेंजेस के प्रति। तीसरी जो है हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि उसके अंदर हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। या प्रेगनेंसी चेंज द फ्यूचर पेरेंट रिलेशनशिप। देखो भैया, तो मूड चेंज अगर होना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसकी वजह से हो रहा है, या पीरियड में जो चेंज और एडजस्टमेंट हो रहे हैं उस चेंज के प्रति उस वजह से हो रहा है। देखो, हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल चेंज हमारे अंदर नॉर्मली एक फीमेल के अंदर जो एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर होती है उसके अंदर होना स्वाभाविक बात है। नॉर्मल भी ये चीज़ें होना होते हैं, या प्रेग्नेंट है या नहीं है फिर भी होते हैं, ठीक है। पर प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड टाइम होता है, ऐसा टाइम होता है जब वो एक माँ बनने वाली होती है और उसे अपने जो कार्य हैं उनके बारे में उसको पहले से ही एक आभास होने लगता है और एक एम्बिवेलेंस जैसी कंडीशन उसके साथ में डेवलप होती है। तो ये एक नॉर्मल है, कॉमन है, और ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो प्रेगनेंसी इज अ पीरियड ऑफ चेंज एंड एडजस्टमेंट टू चेंज। तो ये क्या है, एक चेंज का पीरियड भी है और एक एडजस्टमेंट का भी टाइम है। तो ये हो सकता है इसका बेटर आंसर है। हम देखते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर 2, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ द मार्क सेंस एंड एडजस्टमेंट आर कॉल्ड डेवलपमेंटल क्राइसिस। ये एक तरीके से डेवलपमेंटल क्राइसिस है जो उस पर्सन के अंदर देखने को मिलता है जो पेशेंट प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 67। ए प्रेग्नेंट वुमेन हु इज टर्म इज एडमिटेड टू द बर्थिंग यूनिट इन एक्टिव लेबर। समझे बात को, कि एक ऐसी प्रेग्नेंट महिला है जो कि टर्म तक पहुंच चुकी है और वो एडमिट हो गई है बर्थिंग यूनिट में इन एक्टिव लेबर। उसे कौन सा फेज है लेबर की, तो एक्टिव फेज है। सी इज एक्साइटेड अबाउट द एंटिसिपेटेड बर्थ, और जो होने वाला जो जन्म है उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सी हैज 3 सन्स। क्यों? क्योंकि उसके क्या है, क्योंकि उसके 3 बेटे हैं एंड द एमनियोसेंटेसिस इंडिकेट दैट सी विल हैव ए गर्ल। और जब उसने एमनियोसेंटेसिस करवाया तो उसे जो है इंडिकेट किया गया था कि उसमें क्या हो सकता है, गर्ल चाइल्ड हो सकता है। विच फैक्टर इन द क्लाइंट्स हिस्ट्री अलर्ट द नर्स दैट न्यूबॉर्न विल एट रिस्क फॉर ए कॉम्प्लिकेशन। कौन सा फैक्टर है हिस्ट्री के अंदर, पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर, जो नर्स को क्या करेगा, आगाह करेगा कि जो पेशेंट है जो न्यूबॉर्न को जन्म देगा तो जो न्यूबॉर्न होगा वो रिस्क पर है, किसी कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पर है। ये कैसे पता लगेगा? देखो, आप नॉर्मली क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक महिला है जो प्रेगनेंसी में है और वो उसके 3 बच्चे पहले से हैं, ठीक है, और अभी उसने एमनियोसेंटेसिस कराया था। तो एमनियोसेंटेसिस कराने पर उसके गर्ल चाइल्ड का आभास हुआ कि इसके अंदर क्या है, गर्ल चाइल्ड हो सकता है। तो अभी जो बच्चा है ना, न्यूबॉर्न जो है, उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके लिए हमें बात करनी है। तो हर मेम्ब्रेन रप्चर 2 आवर एगो, अगर रप्चर मेम्ब्रेन हो जाती है भैया, तो रप्चर अगर 24 आवर से ज़्यादा रप्चर हुए टाइम हो जाता है तो उसके अंदर इन्फेक्शन के लिए क्या हो सकता था, वो प्रोन हो सकता था। तो यहाँ 2 घंटे से कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। हर फर्स्ट चाइल्ड वाज डायग्नोज विथ हीमोफीलिया, कि भैया पहला जो बच्चा है वो हीमोफीलिया के साथ में। तो हमें पता है
कि अगर हीमोफीलिया जो होता है वो ओनली मेल के अंदर होता है, ये फीमेल को अफेक्ट नहीं करता है। फीमेल ओनली हीमोफीलिया में कैरियर होती हैं और जो केसेस होते हैं वो ओनली मेल चाइल्ड होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह का जो है उस बच्चे के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो चाइल्ड है वो हमारा क्या है, गर्ल है, तो क्या गर्ल के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं? नहीं साहब, गर्ल के अंदर कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। सी यूज NSAID फॉर फ्रिक्वेंट साइनस हेडेक, कि उसके अंदर जो NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, तो भैया ये ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है NSAIDs, और हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन मेडिसिन को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फार्मेसी स्टोर से खरीद सकते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, ये बच्चे के अंदर अगर प्रेगनेंसी के अंदर अगर किसी माँ के द्वारा लिए जाते हैं तो ये बच्चे के अंदर क्या कर सकते हैं, कई तरह के कॉम्प्लिकेशन जो है वो अराइज कर सकते हैं। तो हाँ, इनसे हो सकता है। सी हैड ए प्लेसेंटा प्रीविया इन ए प्रीवियस प्रेगनेंसी, भाई अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर किसी भी तरह का अगर प्लेसेंटा प्रीविया था या कोई भी प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी थी, इसका मीन्स इस जो प्रेगनेंसी है उसमें इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो बढ़िया आंसर क्या हो सकता है कि जो कॉम्प्लिकेशन को बताएगा हिस्ट्री के अंदर, तो हिस्ट्री में अगर उसने NSAID लिए माने तो बच्चे के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है, साइनस हेडेक्स है, ये होने के उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बढ़िया आंसर आपका जो हो सकता है, आंसर नंबर 3 आंसर बढ़िया हो सकता है। देख लेते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एज वेल एज अदर ओवर द काउंटर ड्रग्स, इनके अलावा कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है फार्मेसी स्टोर से परचेज की जा सकती हैं, ड्रग टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे कोज प्रॉब्लम इन द न्यूबॉर्न, अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान ली जाती हैं तो इसकी वजह से न्यूबॉर्न के अंदर क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ड्यूरिंग नियोनेटल पीरियड। तो नियोनेटल पीरियड के अंदर इन बच्चों के अंदर कुछ समस्या देखने को आपको मिल सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 68, ए कपल हु रिसेंटली इमाइग्रेट फ्रॉम द इजराइल। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, समझे आप बात को, बट मैंने करवा दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ए कपल हु रिसेंटली इमाइग्रेटेड फ्रॉम द इजराइल टेल ए नर्स इन द प्री नेटल क्लिनिक, और इजराइल से वो आया है और प्री नेटल क्लिनिक के अंदर आया है, और दैट दे आर कंसर्न अबाउट ए जेनेटिक डिजीज दैट इज प्रिवलेंट अमंग द जेसिस पीपल। जो वहाँ के लोग हैं उनके अंदर जो डिजीज़ जो प्रेवलेंट होती है, वहाँ जो जेनेटिक डिजीज़ है वहाँ के अंदर कुछ लोगों के अंदर जो वहाँ की एक कॉमन कल्चर वाली जो डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है, वो उसके लिए कंसर्न है कि हमारे बच्चे के अंदर तो नहीं हो जाएगी। विच जेनेटिक ब्लड टेस्ट शुड द नर्स रिकमेंडेड टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड इनहेरिटिंग द डिजीज। तो कौन सा जेनेटिक ब्लड टेस्ट, कौन सा जेनेटिक ब्लड टेस्ट करवाएं जिससे हम निर्धारित कर पाएं कि उस बच्चे के अंदर कोई इनहेरिटिंग डिजीज तो नहीं है। सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए करवाएं, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए करवाएं, टनल सिंड्रोम के लिए करवाएं, या टे सेक्स डिजीज के लिए करवाएं। तो भैया देखो, सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है, ये इसके अंदर जैसे स्वेट है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स हैं, और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, वो उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो थोड़ी गाढ़ी टाइप की हो जाती है, वो इतने गाढ़े निकलते हैं कि वो निकल नहीं पाते हैं, वो क्या कर देते हैं, अवरोधक की तरह कार्य करते हैं। और यहाँ पर इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। सिस्टिक फिब्रोसिस एक इतनी ज़्यादा जेनेटिक डिजीज़ नहीं है इजराइल के अंदर। फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर क्या होता है, आपने एसेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़े हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जब आप पढ़ते हैं तो एक अमीनो एसिड्स आता है फेनिलानिन, और जब फेनिलानिन का हमारी बॉडी के अंदर बिल्डअप ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो इससे एक डिजीज़ होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फेनाइल कीटोन्यूरिया बोलते हैं। और एक है आपकी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम्स की कमी हो जाती है, तो उस महिला के अंदर 45 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक 45 मतलब कि उसके अंदर 46 की जगह 45 ही क्रोमोसोम्स रह जाती हैं। 44 उसके अंदर ऑटोसोम्स रहते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर उसके अंदर क्या रहेगा, ओनली 1 क्रोमोसोम्स रहेगा, ठीक है। अगला आता है टे सेक्स डिजीज। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, और ये एक इजराइल वाले जो लोग हैं उनके अंदर एक जेनेटिक कॉमन डिजीज है जो कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरेंट होती रहती है। तो ये एक बढ़िया आंसर हो सकता है इसके लिए, ठीक है। तो दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसमिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट दैट अकर प्राइमरली अमंग द, इसके अंदर जो ये लोग हैं यहाँ के इजराइल के, उनके अंदर ये जो डिजीज है वो मोस्टली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आपको इतना सा समझना है बेटा, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है कि आप सिस्टिक फिब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, टर्नर सिंड्रोम के और टे सेक्स डिजीज जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा समझ पाएँ, ठीक है।
तो अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69। ए नर्स इज टीचिंग ए चाइल्ड बर्थ क्लास। एक चाइल्ड बर्थ क्लास के रिगार्डिंग टीच कर रही है, पढ़ा रही है टू ए ग्रुप ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। जो एक ग्रुप है, महिलाओं का समूह है, प्रेग्नेंट लेडीज का। वन ऑफ द वुमेन आस्क्ड द नर्स एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डज द एम्ब्रियो बिकम ए फीटस। एक महिला है जो कि नर्स को पूछती है कि किस टाइम पीरियड पर जो उनका एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फीटस के अंदर, ठीक है। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, नर्स को क्या रेस्पॉन्ड करेगी? ड्यूरिंग द 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, एट द एंड ऑफ द 2nd वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, या व्हेन द फर्टिलाइज्ड ओवम बिकम इम्प्लांटेड, या व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। तो बढ़िया आंसर क्या हो सकता है? आपको पता है कि 8 वीक के प्रेगनेंसी के बाद में जो हम कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलने लग जाते हैं? फीटस बोलने लग जाते हैं। तो बढ़िया आंसर आपका हो सकता है, आंसर नंबर फर्स्ट हो सकता है। देख लेते हैं। ड्यूरिंग द 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी द ऑर्गन सिस्टम एंड अदर स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड टू द एक्सटेंट दैट दे टेक द ह्यूमन फॉर्म। एट दिस टाइम द एम्ब्रियो बिकम ए फीटस एंड रिमेन सो अंटिल बर्थ। मतलब एम्ब्रियो जो है आपका, एम्ब्रियो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो कब से बनता है? जब कंसेप्शन से, मतलब इम्प्लांटेशन से जो है 8 वीक तक एम्ब्रियो बोल रहे हैं, और एम्ब्रियो से लेकर जब तक बच्चा डिलीवर्ड नहीं हो जाएगा तब तक जो है हम इसको क्या बोलेंगे साहब? इसको हम बोलेंगे फीटस बोलेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का और ये है हमारा 70 क्वेश्चन। ए क्लाइंट एट 35 वीक गेस्टेशन आस्क्ड नर्स व्हाई हर ब्रीथिंग हैज बिकम मोर डिफिकल्ट। एक पेशेंट है जो कि 35 वीक के गेस्टेशन पे है और वो नर्स से पूछ रहा है कि क्यों उसे ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, नर्स किस तरीके से जो है रेस्पॉन्ड करेगी? योर लोअर रिब केज इज मोर रेस्ट्रिक्टेड, कि आपकी लोअर रिब केज है वो मोर रेस्ट्रिक्टेड हो गई है? नहीं, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगी बेटा, वो इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। योर डायफ्राम हैज बीन डिस्प्लेस्ड अपवर्ड, हाँ आपका जो है डायफ्राम बिल्कुल डिस्प्लेस्ड हो गया है, वो नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्रेगनेंसी की वजह से उसका जो पेट है, अब्डोमेन जो फूल गया है, उसकी वजह से जो है एकदम पूरी तरीके से डायफ्राम जो होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जब आएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो उस कंडीशन की वजह से क्या होगा? उसके जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जो स्पेस है वो स्पेस कम हो जाएगा। स्पेस कम होने की वजह से उसमें क्या होगी? ब्रीथिंग डिफिकल्टी फील होगी। देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द योर लंग्स, लंग्स की ना साइज घटेगी ना लंग्स की साइज बढ़ेगी, बट उसके अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। वो अच्छे से क्या नहीं कर पाएंगे? एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। साइज में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, ओनली एक्सपेंड जो उसका एक्सपेंडिचर जो साइज था उसमें दिक्कत हुई है, एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है। देयर इज एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द योर रिब केज, कि उसकी जो हाइट है रिब केज की वो बढ़ चुकी है। नहीं, रिब केज की कोई हाइट में कोई चेंजेस नहीं आए, ओनली डायफ्राम जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऊपर की तरफ अपवार्ड हो गया है, और डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से ये कंडीशन उसके अंदर देखने को मिल रही है। देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। द प्रेशर ऑफ इनलार्जिंग फीटस कॉज अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायफ्राम। जब प्रेशर लगेगा इनलार्ज फीटस की वजह से, तो उसका जो आपका डायफ्राम है वो डिस्प्लेस हो जाएगा अपर साइड में, अपवार्ड डायरेक्शन में, विच रिजल्ट इन थोरेसिक ब्रीथिंग। दिस लिमिट द डिसेंट ऑफ द डायफ्राम ऑन इंस्पायरेशन। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो आपका जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और जैसे हम एक्सपायरेशन करते हैं आपका वापस से क्या होता है? जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। बट यहाँ क्या हो रखा है? जैसे नीचे से जो अब्डोमन है वो अब्डोमन प्रेशर लगा रहा है इस तरीके से, तो वो पहले से ही अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो इतना डाउनवर्ड नहीं हो पाता है जितना उसको होना चाहिए। तो ये इस वजह से क्या होता है? उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे सेशन देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।